हेलो स्टूडेंट्स, कल वाली क्लास में हमने पढ़ा था गिव्स फ्री एनर्जी और उसके बारे में लास्ट तक यही पढ़ा था कि वो क्या करता है। गिव्स फ्री एनर्जी एक ऐसी क्वांटिटी है जो क्या बताता है कि हम यूजफुल वर्क कितना कर सकते हैं, यानी जो भी यूजफुल वर्क होगा वो किसके इक्वल होगा, गिव्स फ्री एनर्जी के। चेंज इन या डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू द यूजफुल वर्क। कुछ चीज़ें और उस यूजफुल वर्क ढंग से रिलेटेड, जैसे बच्चों आपसे बात की जाए किसी भी सेल या इंजन की एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी का मतलब है कि किसी इंजन को आपने हीट दी, ये ईटा इसका सिंबल है, तो उस गिवन हीट में से उस इंजन ने जितना वर्क डन किया, टोटल हीट में से जितना इंजन ने, मशीन ने, सेल ने काम किया, उसकी एफिशिएंसी होगी। जैसे आपने बाइक में 1 लीटर पेट्रोल डलवाया, वो उसको आपने क्या दिया, एक तरह से फ्यूल दिया। उस 1 लीटर फ्यूल से बाइक कितनी दूर चली, जिसको हम उसकी माइलेज भी बोल सकते हैं, एफिशिएंसी भी बोल सकते हैं। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा बच्चों, जितना आपने टोटल उसको हीट दिया और जितना उसने वर्क डन किया, यानी कि वर्क डन को किससे डिवाइड कर दें हम, गिवन हीट से डिवाइड कर दे, तो उससे क्या आ जाती है, किसी भी इंजन की सेल की एफिशिएंसी आ जाएगी, ऐसा। तो बच्चों अभी आपने थोड़ी देर पहले मैंने बताया और कल वाले लेक्चर में पढ़ा था, यूजफुल वर्क डन को क्या बोलते हैं, गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी लिख देंगे। और हीट गिवन को आप लिख सकते हो हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम को एंथैल्पी चेंज इनटू में 100। तो ऐसा करके भी हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। क्या बोला मैंने, यूजफुल वर्क डन को लिख दिया गिव्स फ्री एनर्जी, हीट गिवन हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम को एंथैल्पी चेंज से डिनोट किया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। कुछ मैं आपको एफिशिएंसी की वैल्यूज बता देता हूँ, नॉलेज के लिए याद रखना। जैसे एफिशिएंसी है किसकी, फ्यूल सेल की, 12th में पढ़ेंगे फ्यूल सेल। एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल होता है बच्चों लगभग बोलते हैं 90%। ड्राई सेल होता है ये जो सेल हम रेडियो में, अपने कैलकुलेटर में, वॉचेज में, है ना, इनके अंदर यूज़ किया जाता है ये सब, इसकी एफिशिएंसी होती है 70%। ड्राई सेल की एफिशिएंसी कितनी है बच्चों, 70%। और कोई भी अगर हम इलेक्ट्रिकल सेल लेके बात करते हैं उसकी एफिशिएंसी होती है 40%। और अगर हम हीट इंजन लेते हैं, हीट का इंजन जो पहले रेलगाड़ी में यूज़ किया जाता था, उसकी एफिशिएंसी सबसे कम होती है 30%। तो कहने का मतलब क्या बच्चों, अगर मोटी मोटी बात करें यहाँ पे कि 100 जूल अगर हीट दी तो उसमें से 90 जूल ही हीट क्या होगा, वर्क डन में कन्वर्ट होगा। यहाँ 70, यहाँ 40, यहाँ 30। अब अगली चीज़ बच्चों गिव्स फ्री एनर्जी को लेकर के, कि गिव्स फ्री एनर्जी स्पॉन्टेनिटी को कैसे बताता है। तो कुल मिला के एनर्जी है ना, तो जो आपने पहले बात पढ़ी है कि प्रोसेस कब स्पॉन्टेनियस होगा, जब एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए, उसी बात को बाय इक्वेशन गिव्स फ्री एनर्जी की टर्म में अपने को पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। गिव्स फ्री एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी, गिव्स फ्री एनर्जी और स्पॉन्टेनिटी, दो चीज़ें हम कैसे बता सकते हैं, तो देखते हैं बच्चों। तो किसी प्रोसेस के लिए बच्चों टोटल एंट्रोपी चेंज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे हम, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। हमने यहाँ से एक कंडीशन लेट कर ली बच्चों कि सराउंडिंग से हीट सिस्टम में जा रही है, यानी सराउंडिंग अपनी हीट सिस्टम को दे रहा है इन द कंडीशन ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। मान लिया लेट हीट इज गिवन बाय सराउंडिंग किसको, टू सिस्टम, कहाँ पर, इन द कंडीशन ऑफ, कौन सी कंडीशन में, कांस्टेंट क्या बच्चों, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ से बच्चों अगर सराउंडिंग की एंट्रोपी हम निकालते हैं, एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, तो एंट्रोपी क्या होती है, हीट गिवन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। हीट दे रहा है तो माइनस का साइन आ गया। तो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में इसको लिख सकते हैं
एंथैल्पी के इक्वल बाई में टी, हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन में, याद होगा ना, इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। देखो ऐसे ऐसे कई दिन पहले पढ़ा था, बहुत पहले, इसके इक्वल हो जाएगा। खैर इस वैल्यू को उठा के यहाँ रखते हैं बच्चों, तो डेल्टा एस टोटल आ गया आपका एस ऑफ सिस्टम, ये माइनस रहेगा डेल्टा एच बाई टी। ठीक है यहाँ तक। अब थोड़ा सा इन वैल्यूज़ को और हम बदलने की कोशिश करते हैं और क्या रिजल्ट आएगा उसको चेक करें। इन वैल्यूज़ को बदलते हुए डेल्टा जरूर लगाना, नहीं तो कन्फ्यूजन रहेगी ना, क्योंकि बदल होता ही रहेगा। डेल्टा जरूर लगाना, यहाँ भी डेल्टा लगाना। खैर ठीक हो गया। अब पूरे इक्वेशन को बच्चों टेम्परेचर कैपिटल टी से मल्टीप्लाई करते हैं। करें इसको मल्टीप्लाई, कैपिटल टी इंटू डेल्टा एस टोटल टी इंटू डेल्टा एस ऑफ सिस्टम, ये बच्चों टी से मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे माइनस हो जाएगा। आगे इस फॉर्मूले को थोड़ा और बदलते हैं, इसको मैं इधर ले आता हूँ, इस वैल्यू को बच्चों उधर लेके जाता हूँ। ठीक है, मतलब इन्हीं को मैंने क्या करना है, इंटरचेंज करना है। मैं आपको बता देता हूँ इंटरचेंज क्या करना है। यहाँ मैंने बनाना है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ऐसा प्रूफ करना है। डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस मेरे को क्या करना है, इधर प्रूफ करना है। तो मैं तो बच्चों क्या करेंगे बदल, मैं इस डेल्टा एस टोटल को उठा करके इस तरफ ले जाऊंगा। ठीक है, या मैंने क्या बताया अभी, इसको भी और इजी करते हैं बेटा। डेल्टा एच को इधर ले आए, ये माइनस से प्लस का हो गया, इधर लेके आए ये माइनस का हो गया। ये वाला डेल्टा एच टोटल इधर गया बच्चों, ये टेम्परेचर के साथ डेल्टा एच टोटल गया, तो इसके आगे पूरे के साथ बटा क्या लगा, नेगेटिव साइन। खैर ये हो गया ना, डेल्टा जी होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो सिस्टम का बच्चों टोटल क्या बोलेंगे बच्चों, ये जो सिस्टम का डेल्टा जी आया कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे, माइनस का टी डेल्टा एस टोटल के बराबर आ गया। इस बात से हम स्पॉन्टेनिटी को थोड़ा सा अभी देखेंगे बच्चों, प्रूफ करेंगे। इसको रिजल्ट को बच्चों ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना आप, समझाने के लिए। डेल्टा जी सिस्टम के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या हो जाएगा, ये इधर ले आया मैं, इसको मतलब इधर ले गया, इसको इधर ले आया, तो क्या हो गया ये टी इंटू में डेल्टा एस टोटल। बात समझ रहे हैं, कहीं सोचे सर जी खुद ही पढ़ रहे हैं। इसको इधर ले आए पॉजिटिव, इधर ले आए नेगेटिव। तो यहाँ से बच्चों एक आइडिया लगाते हैं हम। आइडिया ये लगाते हैं कि मैंने कहा ना पहले कि एनर्जी डिक्रीज होगी तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, तो गिव्स फ्री एनर्जी भी तो क्या एनर्जी ही है। ये डिक्रीज होगा तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। डिक्रीज का मतलब जब ये नेगेटिव होगा तो प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। दो तीन बातों से उसको समझेंगे। अगर देखें बच्चों यहाँ से, अगर डेल्टा एस क्या होगा, पॉजिटिव है, तो डेल्टा जी क्या आएगा, देखिए आप इक्वेशन में ही नेगेटिव आएगा, चाहे यहाँ से समझ ले। तो प्रोसेस क्या मानेंगे, एनर्जी डिक्रीज हुई, फ्री एनर्जी डिक्रीज हुई, नेगेटिव का मतलब वो डिक्रीज हुई। प्रोसेस क्या है बच्चों, स्पॉन्टेनियस है। और अगर डेल्टा एस क्या है, डेल्टा एस नेगेटिव, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। अगर डेल्टा एस क्या है बच्चों, नेगेटिव है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव आ गया तो क्या आएगा, प्रोसेस आपका नॉन स्पॉन्टेनियस। आप वैसे भी सोच सकते हैं, देखें एंट्रोपी ज़्यादा होनी चाहिए है पॉजिटिव में, एनर्जी कम होनी चाहिए है, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो गया। एंट्रोपी कम नहीं होनी चाहिए, एनर्जी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंट्रोपी कम है ना नेगेटिव, एनर्जी ज़्यादा पॉजिटिव, नॉन स्पॉन्टेनियस, दोनों बराबर हो गए। तो अगर क्या हो जाए बच्चों, डेल्टा जी जीरो आ जाए, तो कहाँ होगा प्रोसेस, इज इन इक्विलिब्रियम, यानी इक्वल रेट से सिस्टम सराउंडिंग दोनों में चलेगा। में इक्वल रेट से चलेगा, तो यहाँ से एक फॉर्मूला बना लें। और ऐसा ना, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये जीरो हो गया इक्विलिब्रियम पे।
तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से बच्चों कि डेल्टा एच इक्वल टू टी डेल्टा एस, है ना। और अगर आपको यहाँ से डेल्टा एस निकालना इक्विलिब्रियम पे, तो क्या बोल सकते हैं, डेल्टा एच बाई में टी, ऐसा एक फॉर्मूला आ जाएगा। अब बच्चों ये आपको बात समझ आ गई कि डेल्टा जी नेगेटिव होगा तभी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। तो पढ़ेंगे हम थर्मोडायनेमिक क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस, यानी गिब्स फ्री एनर्जी के हिसाब से थर्मोडायनेमिक्स क्या क्राइटेरिया देगा प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी को बताने के लिए। ये बात तो फॉलो होगी, लेकिन और क्या क्या क्राइटेरिया हो सकता है। तो लिख दिया बच्चों मैंने, थर्मोडायनेमिक क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस। गिव्स फ्री एनर्जी के हिसाब से इस बात को थर्मोडायनेमिक क्राइटेरिया को लागू करना है। यहाँ से पहली बात लिख दी बच्चों, दे दी यहाँ पे, अगर दोनों बोथ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस आर पॉजिटिव, अगर दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू गिवन हो। फॉर्मूला लिखते हैं बच्चों, फॉर्मूला है ना, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस कहता है। और मैं अपनी तरफ से एक बात सोच के चलता हूँ कि डेल्टा एच की वैल्यू टी डेल्टा एस से ज़्यादा है। सोचिए बच्चों, दिमाग लगाएं, ये वैल्यू ज़्यादा है, पॉजिटिव है, ये वैल्यू कम है, तो इस पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव वैल्यू कम आएगी, माइनस करेंगे, ये ज़्यादा है, तो यहाँ से डेल्टा जी क्या आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव आ जाएगा। प्रोसेस अगर डेल्टा जी पॉजिटिव आए तो ये बात फॉलो करनी है आपने, नॉन स्पॉन्टेनियस। अगली बात मान लेते हैं कि डेल्टा एच तो कम है, टी डेल्टा एस ज़्यादा। अब दिमाग लगाना है, ये पॉजिटिव में ज़्यादा है डेल्टा एस, इस टी से मल्टीप्लाई होगा तो टी डेल्टा एस की नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा आएगी, है ना, डेल्टा एस ज़्यादा होने से। ये इससे कम है, देखें डेल्टा एस डेल्टा एच से ज़्यादा है, ये वैल्यू कम है, ये ज़्यादा है, मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव में ज़्यादा आएगा, माइनस करेंगे, नेट रिजल्ट नेगेटिव आएगा, डेल्टा जी क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा। प्रोसेस आ गया ना, डेल्टा जी नेगेटिव आते बच्चों, स्पॉन्टेनियस। तीसरी बात, अगर दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाएं, तो डेल्टा जी क्या आ जाएगा बेटा, ये कट के जीरो हो जाएंगे, डेल्टा जी आ गया जीरो। प्रोसेस कहाँ पर होगा बच्चों, जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है यहाँ तक। अगली चीज़ मानते हैं, दूसरी बात, अगर डेल्टा एच क्या है और डेल्टा एस क्या है, दोनों मान लिया नेगेटिव है, क्या है, दोनों नेगेटिव है। शुरुआत करेंगे पहले से कि डेल्टा एच की वैल्यू टी डेल्टा एस से ज़्यादा है। अब अपने दिमाग बड़े अच्छे से लगाना है, सोचना है। नेगेटिव ज़्यादा है, ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये कम है इसलिए नेट वैल्यू पॉजिटिव कम आएगी। ये नेट डेल्टा एच ज़्यादा है तो नेट वैल्यू नेगेटिव ज़्यादा आएगी, ज़्यादा नेगेटिव में से मल्टीप्लाई होने के बाद कम पॉजिटिव आएगा, तो डेल्टा जी क्या आएगा ओवरऑल बच्चों आपका नेगेटिव। कैसा प्रोसेस हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। दूसरी बात इसी में, फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। क्या बात मान ले दूसरी, कि डेल्टा एच की वैल्यू टी डेल्टा एस से कम है। सोचेंगे ध्यान से, ये नेगेटिव है, ये कहता है कम है, ये नेगेटिव ज़्यादा, ये नेगेटिव ज़्यादा है जी, तो नेगेटिव ज़्यादा इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ज़्यादा, पॉजिटिव ज़्यादा में से नेगेटिव कम का सब्सट्रैक्शन। ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, लेकिन ये कम है। ये नेगेटिव क्या है, ज़्यादा वैल्यू है, ये नेगेटिव क्या है बच्चों, ज़्यादा वैल्यू है। तो अगर नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होगी, टी डेल्टा एस नहीं लिखना चाहिए, डेल्टा एस लिखना चाहिए बच्चों। नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होगी, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और नेगेटिव कम है तो ज़्यादा पॉजिटिव में से नेगेटिव माइनस होगा तो डेल्टा जी क्या आ जाएगा पॉजिटिव। तो डेल्टा जी जैसे पॉजिटिव आएगा, ये आपको पता ही है बच्चों, प्रोसेस क्या हो जाएगा आपका
नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर दोनों बराबर हो, डेल्टा एच इक्वल टू टी डेल्टा एस, अगर कहीं टी ऐसा लिख दिया तो वो ठीक कर लेना। अगर दोनों बराबर आ जाए बच्चों तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और कैसा होगा प्रोसेस, इक्विलिब्रियम में। अब वैसे ही सोच सकते हैं बच्चों टी डेल्टा हो तो भी क्या फ़र्क पड़ना है, रिजल्ट तो ओवरऑल यही आना है ना। हाँ तो उससे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बदलने की जरूरत नहीं है। डेल्टा एस कर लो, टी डेल्टा एस कर लो, आना तो उसी से ना, क्योंकि हमने तो मेन इसकी बात करनी है। कोई समस्या नहीं बच्चों, इससे भी आएगा, मेन तो अपने को इसी रिजल्ट से काम है। ठीक है, मैं तीसरी बात यहाँ सोच सकता हूँ क्या, इन दोनों वैल्यू में से मान लिया बच्चों डेल्टा एस तो दे दिया आपको नेगेटिव, अलग अलग वैल्यू दे दें, और डेल्टा एस की वैल्यू दे दें आपको क्या, पॉजिटिव। तो आपने पढ़ा बच्चों की एंट्रोपी इंक्रीज होनी चाहिए है, एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए। मान लो ये हीट कंटेंट है ना, हीट एक एनर्जी का फॉर्म में, डिक्रीज होना चाहिए। तो दोनों चीज़ें फेवर कर रही है ना, एनर्जी डिक्रीज है हीट कंटेंट की फॉर्म में, एंट्रोपी इंक्रीज है, दोनों चीज़ें फेवरेबल हैं। डेल्टा जी आपका नेगेटिव आ जाएगा, इसको बस ऐसा सोचना है, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। चौथी बात सोचें, अपोजिट कर दें, डेल्टा एच नेगेटिव आ गया, सॉरी पॉजिटिव आ गया, डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव। अब सोचें एंट्रोपी होनी चाहिए इंक्रीज, दे दिया डिक्रीज, एनर्जी होनी चाहिए डिक्रीज हीट कंटेंट की फॉर्म में, एनर्जी कर दी इंक्रीज, तो प्रोसेस हो गया बच्चों नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ऐसे कुछ कंडीशंस मान करके इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब अगली चीज़ स्पॉन्टेनिटी के बारे में वही है कि जो गिव्स फ्री एनर्जी है ना, ये अगर इसमें हम टेम्परेचर का इफेक्ट देखना चाहें स्पॉन्टेनिटी के लिए, टेम्परेचर का इफेक्ट फॉर द स्पॉन्टेनिटी, तो कैसे पढ़ेंगे, गिव्स फ्री एनर्जी का इक्वेशन का यूज करते हुए। स्पॉन्टेनिटी एंड टेम्परेचर किसके टर्म में बच्चों, गिव्स फ्री एनर्जी की टर्म में। देखते हैं बच्चों, पहले मैं इस बात को समझाऊंगा किसी भी एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए। तो आप सबको पता है कि इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, तो हीट कंटेंट एंथैल्पी की वैल्यू इसमें क्या होगी, परमानेंट बच्चों पॉजिटिव। इस बात को माइंड में रखना है। सोचते हैं डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। प्रोसेस कब स्पॉन्टेनियस होगा, जब डेल्टा जी नेगेटिव आ जाएगा। अब बच्चों ये देखें पॉजिटिव है, अगर ये लार्ज नेगेटिव आएगा, इसमें से सब्सट्रैक्शन होगा, तो ये आपका रिजल्ट यहाँ से डेल्टा जी नेगेटिव आ जाएगा। तो बोलेंगे अगर टी को इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर ज़्यादा होगा एंडोथर्मिक में, डेल्टा एस से मल्टीप्लाई होगा, ज़्यादा टेम्परेचर यानी पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा, तो इससे ये मल्टीप्लाई होगा। टी डेल्टा एस की वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव आएगी, डेल्टा एच में से माइनस हो जाएगा, डेल्टा जी नेगेटिव आ जाएगा और प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस टेम्परेचर बढ़ाने से स्पॉन्टेनियस हो गए। लिखते हैं इस बात को, वी नो दैट, हम ये बात जानते हैं, इन एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या बोल देंगे बच्चों, डेल्टा एच इज पॉजिटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा, इसलिए बोलेंगे सो इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तब क्या होगा, टी डेल्टा एस बिकम्स ग्रेटर देन डेल्टा एच एंड वैल्यू ऑफ डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, नेगेटिव आ जाएगी, कम्स आउट नेगेटिव, और ये क्या बना देगा, दिस मेक्स प्रोसेस, ये प्रोसेस को कर देगा बच्चों कैसा, स्पॉन्टेनियस। अब इसी बात को पढ़ें किसके लिए, फॉर एक्जोथर्मिक प्रोसेस। तो ये तो बच्चों इसमें परमानेंट है कि डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव, ये पहले से नेगेटिव है। तो डेल्टा एच पहले से नेगेटिव है बच्चों,
इससे मल्टीप्लाई होगा, सॉरी ये दोनों इकट्ठे होंगे तो डेल्टा जी नेगेटिव आ जाएगा। तो हम बोल देंगे इसमें डेल्टा एच पहले से नेगेटिव है। अगर हम क्या करते हैं, टी को डिक्रीज भी करते हैं, तो टी अगर बच्चों डिक्रीज होगा तो डेल्टा टी डेल्टा एस नेगेटिव में ही आएगा, और अगर टी डेल्टा एस बच्चों नेगेटिव में ही आएगा तो क्या होगा, दोनों जुड़ जाएंगे और डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो यहाँ सीधा लिखेंगे इफ़ वी डिक्रीजेज द टेम्परेचर, टेम्परेचर को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो ये क्या रहेगा, देन टी डेल्टा एस इज नेगेटिव, और ये क्या कर देगा, प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बना देगा। दिस मेक्स द प्रोसेस कैसा बनाएगा बच्चों, ये स्पॉन्टेनियस, यानी एंडोथर्मिक में इंक्रीज करना है टेम्परेचर, एक्जोथर्मिक में डिक्रीज करना है। अब अगली चीज़ पढ़ेंगे बच्चों, किसी भी रिएक्शन के लिए, प्रोसेस के लिए स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे। बड़ा सिंपल है, जैसे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैसे निकालते थे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्टेंट। तो सेम ऐसे ही बच्चों स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस क्या कर देंगे, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ, मतलब जितने प्रोडक्ट होंगे उनकी स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी के चेंज का सम माइनस सम ऑफ स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स, ऐसा लगा देंगे फॉर्मूला। तो स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज किसके लिए, फॉर रिएक्शन, ऐसा कुछ सिंबल लिख देंगे, डेल्टा जी नोट स्टैंडर्ड, नीचे लिख देंगे रिएक्शन, क्या बच्चों ऐसा लगा देंगे, समेशन सम ऑफ स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ, इस सम हो गया बेटा किसके लिए, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए, माइनस सम ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ चेंज ऑफ जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनके लिए। काम हो गया पूरा। अब चले जी थोड़ा आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये खैर सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं नॉलेज के लिए आपको पढ़ा देता हूँ। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये कहता है कि 0 केल्विन टेम्परेचर पे, 0 केल्विन माइनस 273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे एंट्रोपी रैंडमनेस यानी कि ऑफ ए परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड इज टेकन ए 0। क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसके पार्टिकल रेगुलर ऑर्डर में होते हैं, तो बच्चों सॉलिड के पार्टिकल तो पहले इकट्ठे होते हैं, 0 केल्विन पे ले आओगे तो बिल्कुल अलग अलग जाने की कोई गुंजाइश ही नहीं उनमें, तो उनकी एंट्रोपी क्या लेंगे, 0 लेंगे। यही थर्ड लॉ है। एट 0 केल्विन टेम्परेचर, 0 केल्विन टेम्परेचर पे एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड इज, क्या करते हैं हम, टेकन एज 0। इसका यूज करके बच्चों हम किसी भी प्रोसेस में होने वाले एंट्रोपी, एक कंप्लीट प्रोसेस में होने वाले एंट्रोपी चेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस लॉ का यूज करते हुए बताऊंगा एग्जांपल एक एक, लिख सकते हैं इसकी एप्लीकेशन में। बाय यूजिंग थर्ड लॉ वी कैन कैलकुलेट, हम कैलकुलेट कर सकते हैं एंट्रोपी चेंज को, एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग ए प्रोसेस। तो इसका बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं, या बोल सकते हैं बच्चों किसी प्योर सब्सटेंस के लिए। ठीक, मान लिया बच्चों एक प्रोसेस है, उसकी एंट्रोपी इनिशियली थी ठीक है, इनिशियली कहाँ पे हो, या एंट्रोपी की जगह सीधे लिखो इनिशियली कितने पे हो, 0 केल्विन पे।
फिर वो फाइनली कहाँ पहुँच गया, किसी टेम्परेचर T पे। टेम्परेचर बताना जरूरी है पहले। तो इस प्रोसेस के दौरान होने वाला एंट्रोपी का चेंज कैसे आएगा, डेल्टा एस। एंट्रोपी एस टेम्परेचर T, एंट्रोपी एस एट 0 केल्विन टेम्परेचर। देखो इनिशियली 0 केल्विन पे है सब्सटेंस या प्रोसेस, फाइनली वो टेम्परेचर T पे है, तो एंट्रोपी चेंज कैसे निकालेंगे, एंट्रोपी एट टेम्परेचर T एट 0 केल्विन टेम्परेचर। 0 केल्विन पे तो वैल्यू 0 आ जाएगी, एस एंट्रोपी एट टेम्परेचर T बचेगा क्योंकि ये 0 हो जाएगा। ये कैसे निकाल देंगे, Cp dt बाई T, ये आ गया। ये 2-3 बातें इसमें ध्यान कर लेंगे थोड़ा सा। एंट्रोपी होता है ना गिवन हीट बाई टेम्परेचर, हीट कैपेसिटी होती है शायद ऐसा कुछ, गिवन हीट बाई में ये करते हैं ना T2 माइनस T1। अगर यहाँ से अपने को बच्चों हीट की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या लिख सकते हैं, C इंटू में मान लो T2 माइनस T1 को रख दिया मैंने, C इंटू डी टी, इसको उठा के यहाँ पुट कर दूंगा, C इंटू डी टी बाई में T आ जाएगा। दोबारा समझा देता हूँ सारा। ये मैंने एंट्रोपी एट टेम्परेचर T पे निकालने का फॉर्मूला रख दिया। कहाँ से आया वो समझाया मैंने। हीट कैपेसिटी है, गिवन हीट टू इंक्रीज द टेम्परेचर फ्रॉम T1 टू T2। ठीक, मैंने इसको बदल करके बच्चों क्या है Q बाई T2 माइनस T1 को कर दिया dt। फिर मैंने इस एंट्रोपी भाई साहब का फॉर्मूला लिख दिया, हीट बाई टेम्परेचर। इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए बच्चों मैंने हीट निकाल लिया। अब हीट का की जो वैल्यू है यहाँ पे पुट कर दी, तो ऐसा आ गया। ठीक है, ये चेंज है, टोटल निकालना पड़ेगा, तो क्या करेंगे आप इसका इंटीग्रेशन करा देंगे। ये कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं बाहर, सिर्फ चेंज वाली वैल्यू का इंटीग्रेशन जो टुकड़ों में है उसका निकालेंगे, टोटल इंटीग्रेट तो आ गया है। तो डेल्टा एस कई दिन पहले पढ़ाया था बच्चों, जो चीज़ें डिवाइड में होती हैं उनका लॉगरिथम आता है। इसका क्या आएगा, लॉगरिथम आएगा। एक बार वैल्यू लिखता हूँ, ln ऑफ इसका टेम्परेचर का, टेम्परेचर की रेंज क्या होगी 0 से लेकर के T तक, 0 से लेकर T तक। तो यहाँ सोल्व करेंगे ना, ln T की जगह T आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, तो 0 वाला तो 0 हो गया, बचा क्या है फिर Cp ln T। समझ गया ना, T की जगह T आ गया, 0 हो गया। ln को सोल्व कर देंगे तो क्या आएगा 2.303 Cp लॉगरिथम T। ऐसे बच्चों पूरा फॉर्मूला आएगा। इसके बाद वाली बात फिर समझा देता हूँ। ऐसे डिवाइड में है तो लॉगरिथम लगाते हैं, इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट रखेंगे 0 है T है, फाइनल वैल्यू ln T की जगह T, ln 0 कट जाएगा, ये आ गया, ln को लॉगरिथम में बदल दिया। तो ये बेटा थर्ड लॉ है। अभी एक चीज़ और है जो सिलेबस में नहीं है, बायोलॉजी में काम आएगी और नॉलेज के लिए पढ़ लेते हैं, कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग मतलब जोड़ना, कपल करना। एक रिएक्शन है, अब केमिस्ट्री तो हम ज़्यादातर रिएक्शन की बात करेंगे, जिसके लिए डेल्टा जी पॉजिटिव है, तो अकॉर्डिंग टू द थर्मोडायनेमिक्स वो स्पॉन्टेनियस नहीं है। और एक रिएक्शन ऐसी बच्चों जिसके लिए डेल्टा जी हाईली नेगेटिव है, वो हाईली स्पॉन्टेनियस है। तो मैं क्या करूँगा बच्चों, जिस रिएक्शन का डेल्टा जी पॉजिटिव है जो कि स्पॉन्टेनियस नहीं है, उसको मैं दूसरी रिएक्शन जिसके लिए डेल्टा जी हाईली नेगेटिव उसके साथ जोड़ दूंगा, दैट इज़ द कपलिंग। जोड़ना, जोड़ने के बाद दो रिएक्शन मिलेंगी, दोनों के डेल्टा जी भी जुड़ेंगे, एक हाईली नेगेटिव डेल्टा जी, एक पॉजिटिव है, तो ओवरऑल दोनों का जो रिजल्ट आएगा डेल्टा जी का नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव डेल्टा जी आने का मतलब दोनों रिएक्शन जब जुड़ी तो डेल्टा जी का रिजल्ट नेगेटिव आया, यानी जो प्रोसेस जो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं हो रही थी, जुड़ने के बाद वो भी स्पॉन्टेनियस हो गई। ऐसा बच्चों ये कपलिंग रिएक्शन का कॉन्सेप्ट है। बायो में प्लांट फिजियोलॉजी जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ रेस्पिरेशन में ऐसा एनर्जी चेंजेज को निकालने के लिए काम आएगा। ये बताता हूँ क्या है। तो कपलिंग रिएक्शन, when a reaction हैज, मैं सारी बात लिख देता हूँ, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, तब वो क्या होगी बच्चों, देन इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। एंड
ए रिएक्शन, एक रिएक्शन ऐसी है विच हैज हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ, जिसका क्या है हाई नेगेटिव वैल्यू किसके लिए, डेल्टा जी के लिए। क्या होगा वो, हाईली स्पॉन्टेनियस होगा। टू मेक ये वाली द रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस करने के लिए, विच हैज, जिसका क्या है बच्चों, पॉजिटिव डेल्टा जी। क्या कर देंगे, उसको जोड़ देंगे, कंबाइन कर देंगे, रिएक्ट करवाएंगे साथ में, ऐसे बोल सकते हैं। कंबाइंस विद रिएक्शन ऑफ हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा जी। ऐसा करने से एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, ओवरऑल मतलब दोनों रिएक्शन को जोड़ने के बाद डेल्टा जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो ऐसा जोड़ करके स्पॉन्टेनियस बनाया, इसी को बोलते हैं बच्चों कपलिंग रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन। एक एग्जांपल बता देता हूँ रिएक्शन लेकर के, देखिए बच्चों C+O2 यहाँ लिख दिया बच्चों, लेट किया एग्जांपल, इमोशनल होकर नहीं सोचना किसी ने, सर ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। इन्होंने रिएक्शन करी, लिमिटेड है ऑक्सीजन, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। डेल्टा जी बच्चों इसका लेट कर लिया, मान लिया मैंने अपनी तरफ से, एक्चुअल में कुछ और होता होगा, मैंने ले लिया बच्चों 1000 किलो जूल पर मोल। हाईली स्पॉन्टेनियस। एक और रिएक्शन है, FeO का रिडक्शन करवा रहा हूं मैं, FeO का रिडक्शन करके यहाँ से आयरन रिमूव हो रहा है, मान लो बच्चों कार्बन से करा रहा हूँ मैं, और इधर क्या बन रहा है, इसका CO2 बन रहा है। इसको बैलेंस कर लें, ये हो गया। इसका डेल्टा जी मान लिया बच्चों कितना है, 200 किलो जूल पर मोल, यानी ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसके हिसाब से इसका रिडक्शन नहीं हो रहा है। तो कपलिंग रिएक्शन का दिमाग लगाएंगे। क्या दिमाग लगाएंगे, इसको इसके साथ जोड़ दूंगा मैं, कैसे जोड़ दूंगा, FeO जो है ना, मैंने CO के साथ जोड़ दिया, तो इसका हो गया रिडक्शन जी, CO2 बन गया। जोड़ने के बाद क्या है, इसकी एंथैल्पी 1000 है, सॉरी गिब्स फ्री एनर्जी इसके लिए 200 है, ओवरऑल क्या आ गया, तो 800 आने के बाद जो हमने लिखा है कि रिएक्शन ऊपर फिजिबल हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, बात है ठीक। तो बच्चों यहाँ तक इस यूनिट का बचा हुआ हिस्सा कंप्लीट होता है। कल वाले लेक्चर में मैं कुछ इसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, कुछ मैंने साथ के साथ कराए थे, कुछ और आपको इसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, इसलिए फॉर्मूलाज को अपने ध्यान से याद रखना है समझ करके।